गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम लोग चैप्टर 2 के अंतर्गत जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। वर्गीकरण में आप पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग इसको कुछ और विस्तृत तरीके से जानते हैं। सबसे पहले जो जीव जगत का वर्गीकरण था वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अरस्तु ने बांटा। इन्होंने पादप को 3 वर्गों में बांटा, वृक्ष, झाड़ी और शाक। इन्होंने यह वर्गीकरण आकार की लक्षणों के आधार पर किया, यानी बाहरूप रंग के आधार पर। इन्होंने ही प्राणियों को 2 वर्गों में बांटा। एक वर्ग था लाल रंग की उपस्थिति के आधार पर, दूसरा वर्ग था लाल रंग की अनुपस्थिति के आधार पर। जिन प्राणियों का रक्त लाल होता है उसमें आरबीसी उपस्थित होते हैं। जिन प्राणियों का रंग लाल नहीं होता उनमें आरबीसी की अनुपस्थिति होती है। इसके बाद करोलस लीनियस ने द्विजगत प्रणाली दी। द्विजगत प्रणाली के अनुसार उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 2 वर्गों में बांटा, किंगडम प्लांटी जिसमें समस्त पेड़ पौधे थे तथा दूसरा किंगडम एनिमिलिया जिसमें समस्त जीव जंतु थे। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी यानी ऐसी कोशिका वाले जीव जंतु जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक था और समस्त कोशिकांग पाए जाते थे, एवं प्रोकैरियोटी जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं था यानी समस्त कोशिकांग भी नहीं थे। एक कोशिकीय प्राणी यानी एक कोशिका वाले प्राणी, बहुकोशिक यानी एक से अधिक कोशिका वाले प्राणी, प्रकाश संश्लेषी यानी शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अप्रकाश संश्लेषी जैसे कवक जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, के मध्य विभेद कर पाना संभव नहीं था। इसके लिए सन 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तावित की गई। इस वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार समस्त जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। यह वर्गीकरण कोशिका संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जातिवृत्तीय संबंध के आधार पर था। आइए आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोनेरा जगत क्या है। इस जगत में सभी बैक्टीरिया आते हैं। ये सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी का अर्थात बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी पर लगभग सारी जगह है जहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आकार के आधार पर बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को याद रखिएगा, बैक्टीरिया को हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग ऐसे जीवाणुओं का होता है जो गोल आकार के होते हैं। इन गोल आकार के कारण इनको इंग्लिश में कोकाई कहते हैं। दूसरा वर्ग है छड़ाकार यानी छड़ के आकार का। छड़ के आकार के जीवाणु को इंग्लिश में बैसिलस कहते हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। तीसरा है कामाकार यानी इनको इंग्लिश में विब्रियम कहते हैं, ये कामा की आकृति के होते हैं। और चौथा जो आकार के आधार पर प्रकार होता है सर्पिलाकार यानी सर्प के आकार के होते हैं, इनको हम इंग्लिश में स्पाइरिलियम बोलते हैं। ये भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत पदार्थों यानी कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। आइए चलते हैं आद्य बैक्टीरिया क्या है। आद्य बैक्टीरिया ये विशिष्ट बैक्टीरिया हैं। ये अत्यंत ही कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्रों यानी जहाँ नमक की मात्रा काफ़ी पाई जाती है उसे हैलापी बोलते हैं, तथा गर्म झरनों को थर्मोएस्डोफिल्स कहते हैं, एवं कच्छ क्षेत्रों को मैथनोजेन कहते हैं में पाए जाते हैं। मैथनोजेन अनेक रूमिनेट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि इनके गोबर से, गाय और भैंस के गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करने में ये सहायता करते हैं। आइए यू बैक्टीरिया को जान लेते हैं। यू बैक्टीरिया हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। आइए देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। उदाहरण
नास्टाक और एनाबीना। नास्टाक का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आपका नास्टाक है। नास्टाक में यहाँ पर ये भाग आप देख लीजिए, ये वाला भाग ये हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट जो है पर्यावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करता है। परपोषी बैक्टीरिया ये प्रकृति में पाए जाते हैं। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के उत्पादन में, लेग्यूम यानी जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। कुछ रोगजनक बैक्टीरिया भी होते हैं। ये रोगजनक बैक्टीरिया मनुष्यों, फसलों, फॉर्म, पालतू पशुओं को भी हानि पहुंचाते हैं, जिनसे हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसे रोग होते हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। याद रखिए, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशाभित्ति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। आइए चलते हैं प्रोटिस्टा जगत को। प्रोटिस्टा जगत सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हैं वही दूसरे के लिए पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनाइड आदि इनका हिस्सा हैं। आइए देख लेते हैं अवपंक कवक क्या होते हैं। अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। चलते हैं प्रोटोजोआ की ओर। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजोआ को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ अनियमित आकार के होते हैं, इनमें अमीबा और एंटमीबा। कसाबी प्रोटोजोआ के अंतर्गत ट्रिप्नोसोमा आता है। तीसरा वर्ग है पक्षमाभी प्रोटोजोआ, इसके अंतर्गत पैरामीशियम आता है। पैरामीशियम चप्पल के आकार का एक जीव है जिसके अंदर एक मेगा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक होता है। चौथा वर्ग है स्पोरोजोआ, इसके अंतर्गत मलेरिया परजीवी आता है। आइए चलते हैं कवक या फंजाई जगत। कवक जो होता है वो क्लोरोफिल रहित होता है, अर्थात उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। संवहन ऊतक रहित होता है, अर्थात उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। तो कवक क्लोरोफिल रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स कवक है। कवक मृतोपजीवी यानी मृत पदार्थों पर अपना पोषण करने वाला, परजीवी यानी जीवित पदार्थों से अपना पोषण लेने वाला, सहजीवी यानी सहजीवी का मतलब होता है जब दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों बराबर से एक दूसरे के पोषण में सहायता करते हैं तो ऐसा जीवन सहजीवी कहलाता है। तो कवक मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण और सहजीवी पोषण तीनों प्रकार से पोषण कर सकते हैं। कवकों में जनन, कायिक जनन मुख्य रूप से खंडन, विखंडन, मुकुलन द्वारा होता है। कवकों में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन भी होता है। कवक जाल की आकारकी के आधार पर, बीजाणु बनने के आधार पर और फलन काय के आधार पर कवकों के 4 वर्ग हम बांट सकते हैं। पहला फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और आपका बेस्डियोमाइसिटीज और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब आते हैं विषाणु की ओर। विषाणु वर्तमान समय में आप जान रहे हैं कि एक वायरस जो हमारे देश में फैला है, कोरोना वायरस। तो विषाणु जो है कोई जीवित कोशिका के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इनके वर्गीकरण में स्थान इनको नहीं दिया गया है। इसके पहले भी आप एड्स वायरस या विषाणु को जान रहे हैं, जो एड्स वायरस जो रोग फैलाता है उसे एड्स कहते हैं। ये लाइलाज बीमारी अभी है और वर्तमान में आप कोरोना का कहर देख ही रहे हैं। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, क्योंकि यह किसी जीवित शरीर के बाहर जब रहता है तो मृत के समान है, लेकिन जब कैसे ये किसी जीवित शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो निरंतर जो है
अपने संख्या में वृद्धि करने लगता है। वायरस का अर्थ होता है विष। इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 ने की थी। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ में डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। डीएनए आरएनए कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते हैं, इसको याद रखिएगा। पादप प्रायः एक लड़ी वाला पादप जो वायरस होते हैं उनमें एक लड़ी वाला आरएनए होता है। जंतु वायरस में एक लड़ी अथवा दो लड़ी दोनों हो सकती हैं। और एक चीज़ और, ये एक लड़ी या दो लड़ी वाले आरएनए या डीएनए दोनों हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस जीवाणुभोजी वायरस होता है। अब चलते हैं वायराइड्स। वायरस का छोटा रूप वायराइड्स होता है। इसकी खोज 1971 में टी.ओ. डायनर ने की थी। ये वायरस से भी छोटा होता है। वायराइड प्रोटीन स्तर तथा आरएनए जो वायरस में पाए जाते हैं का अभाव वायराइड में होता है। वायराइड में जो आरएनए का आणविक भार होता है वो कम होता है। आते हैं प्रियोन या प्रोन्सक पे। प्रियोन संक्रामक प्रोटीन को हम प्रियोन कहते हैं। संक्रामक प्रोटीन या प्रियोन प्राणियों में यानी मवेशियों में मैड काउ रोग उत्पन्न करता है तथा मनुष्यों में प्रियोन सी.आर. जैकब रोग उत्पन्न करता है। आइए देख लेते हैं लाइकेन क्या होता है। लाइकेन सहजीविता का एक उत्तम उदाहरण है। लाइकेन को एयर इंडिकेटर भी कहते हैं, यानी वायु का सूचक, वायु प्रदूषण की सूचना देता है, क्योंकि लाइकेन उस जगह पे नहीं पाए जाते हैं जहाँ की वायु प्रदूषित होती है। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है, अतः इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। शैवाल जो कि सेबलांस कहलाता है, यह स्वपोषी होता है। दूसरा कवक जो कवकांश कहलाता है, यह परपोषी होता है ना। तो शैवाल जो है कवक के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, बदले में कवक शैवाल के लिए बेस प्रदान करता है और रासायनिक पदार्थों की पूर्ति करता है। तो लाइकेन सहजीविता का और एयर इंडिकेटर का उत्तम उदाहरण है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बच्चों, आपके जो है यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो इन 2 चैप्टर्स को आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ के वीडियो देख के तैयार कर लें। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। गुड बाय।